नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। फिर लौट आया कोरोना। देश भर में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जो आंकड़ा रोजाना 1000 नए केसेस के नीचे पहुंच चुका था, वह अब फिर से बढ़ने लगा है। आज भी देश भर में 2183 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा पंजाब में बढ़ते केसेस का ट्रेंड चिंता का विषय बन रहा है। तो कोरोना को लेकर क्या तस्वीर बन रही है, रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के मामलों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे मामलों को लेकर हरियाणा सरकार अलर्ट दिखाई दे रही है। सरकार ने एनसीआर के गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ रहे केसों के कारणों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में बढ़ते मामलों का कारण तलाशने के लिए विभाग के आला अधिकारी फील्ड में उतरे हुए हैं। मामलों की निगरानी कर रहे अधिकारियों की माने तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में विदेश से लोगों का आना जाना ज्यादा है, इसलिए यहां पर नए मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखें तो पिछले 24 घंटे में 191 नए मरीज मिले हैं। वहीं गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 157 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 32 नए केस सामने आए। तो वहीं हरियाणा में अब 888 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 7212 लोगों को वैक्सीन लगी है। तो वहीं हरियाणा में अब तक कोरोना से 10,618 लोगों की जान जा चुकी है। मोटे तौर पर देखा जाए तो तीनों लहरों की शुरुआत तो गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों से ही हुई है। हर बार इन्हीं जिलों से अन्य जिलों में कोरोना के केस बढ़े हैं। जहां मार्च में कोरोना के नए केसेस का आंकड़ा 50 के नीचे चलता रहा था, लेकिन अब ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से सावधान। बीते 15 दिनों में तेजी से बढ़े कोरोना केस। 0.40 से बढ़कर 3.50% हुई संक्रमण दर। दिल्ली से सटे जिलों में तेजी से फैल रहा कोरोना। फिलहाल सरकार ने कोरोना को लेकर लगाई गई तमाम पाबंदियां हटा ली है। मास्क तक नहीं लगाने की छूट दी जा चुकी है, लेकिन बढ़ते मामलों की रफ्तार को देखते हुए एक बार फिर पाबंदियों का दौर लौट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना के मामले लगातार अब बढ़ रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि दिल्ली के आसपास से सटे जितने भी जिले हैं, वहां पर पॉजिटिविटी रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि वैक्सीनेशन तो पूरे प्रदेश भर में, देश भर में बहुत तेजी के साथ चल रहा है, 186 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार हो गया है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी ट्रांसमिशन की रफ्तार में कितनी संभावनाएं रहती है और सामने वाले को कोरोना हो जाए, ऐसी कितनी संभावनाएं रहती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए, चूंकि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ गुरुग्राम के हमारे ब्यूरो चीफ नीरज वशिष्ठ भी जुड़ गए हैं। नीरज, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है कोरोना को लेकर? क्योंकि शुरुआती दौर से लेकर अब तक ये देखा गया है, गुरुग्राम जहां पर रोजगार का सबसे बड़ा हब इसे कहा जाता है, लाखों लोगों की एक दिन में आवाजाही होती है, लेकिन कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जिला प्रशासन की तैयारी क्या है? बिल्कुल, देखिए यश, कहीं ना कहीं 1 अप्रैल के बाद जिस तरह से तेजी से मामले बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनते जा रहे हैं। हर रोज 150 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले कहीं ना कहीं जिला स्वास्थ्य विभाग की जहां टेंशन बढ़ाने में लगे हैं, वहीं जिला प्रशासन के साथ साथ प्रदेश सरकार की भी टेंशन बढ़ाने में लगे हैं। देखिए, पहली लहर में और दूसरी लहर में ये देखने में आया था कि मार्च महीने में बेशक केस कम रहे हों, संक्रमण बेशक से कम रहा हो, लेकिन अप्रैल के बाद से ये संक्रमण तेजी से बढ़ा था और अप्रैल की पीक तक आते आते ये संक्रमण काफी खतरनाक स्तर पर हो चला था। दूसरी लहर में तो मौत का आंकड़ा लोगों को
डरा चुका है। अब ऐसे में तीसरी या चौथी जिस संभावित लहर की बात हम कर रहे हैं, उसको कहना हालांकि अभी कुछ जल्दबाजी जरूर होगी, क्योंकि सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 18 से 45 तक के को ही नहीं, बल्कि 12 से लेकर और 18 तक के जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी वैक्सीनेट किया जा चुका है। और अब तो बूस्टर डोज लगने का वक्त है और बूस्टर डोज लोगों को लगाई जा रही है। अब ऐसे में यह कहना कि चौथी लहर को निमंत्रण दिया जा रहा है या फिर लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, क्या कुछ कारण है? ये कारण जो है, इनकी वजह तलाशने में जरूर जिला प्रशासन जुटा है, जिला के स्वास्थ्य विभाग जुटा है, लेकिन तमाम जो लोग ये संक्रमण है, ये नए इलाकों से सामने आ रहा है। गुरुग्राम के नए जो हाई राइज सोसाइटी है, वहां से सामने आ रहा है। जी नीरज, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि हम कारणों को तलाश रहे हैं और कितनी संभावनाएं हैं कि हम ये कहें कि चौथी लहर की शुरुआत हो गई है और कितना चिंता वाली बात है, इसको हम जानने समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, आप अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है, चाहे बात प्रदेश की हो या फिर देश की हो, कितना चिंता वाली बात है? ठीक बात कोरोना की होती है तो लोगों के जहन में एक ही तस्वीर उभर के आती है, कोरोना की दूसरी लहर, जिसमें काफी परिवार हताहत हुए थे, बिस्तर की कमी, ऑक्सीजन कमी से लेके जाने भी गई थी। उस पैनिक को याद ना करें, वैसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो ध्यान में रखें, जो कोरोना केसेज बढ़े हैं, ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र, खासकर मुंबई, ये दो सिटी ऐसा है जिसमें सबसे पहले केसेज बढ़ेंगे, क्योंकि आवागमन सबसे ज्यादा है। जो स्टैटिक माइग्रेशन होता है, जो एक जगह रुका रहता है, उसके अलावा दिल्ली एनसीआर में ट्रांस माइग्रेशन बहुत है, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली से लोग काम करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद, इस तरह से ट्रेवल होगा। तो इस केसेज में जो अभी केसेज देखे जा रहे हैं, ओमिक्रॉन का ही लीनियज है XE, और इसमें BA.1 BA.2 लीनियज का हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब दोनों का मिक्सचर हो गया है। ओमिक्रॉन BA.2 ऑलरेडी उसकी संक्रमण क्षमता ज्यादा थी, उससे भी ज्यादा XE की संक्रमण क्षमता हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि हमें समझना पड़ेगा, संक्रमण और बीमारी में अंतर है। वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को संक्रमण हो सकता है, मतलब उसका RT-PCR टेस्ट अगर लेते हैं गले से तो RT-PCR पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्या बीमार हुआ किसी, पहली बात ये देखने की है। दूसरी बात, यही समय है जब वाटर बॉर्न डिजीजेज, मलेरिया, वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे मलेरिया, वाटर बॉर्न डिजीज, टाइफाइड या आंख की कोई भी समस्या, उसके कारण होने वाले बुखार के मरीज हॉस्पिटल में ज्यादा आते हैं। और क्योंकि अब कोरोना आ चुका है 2020 से, तो एक प्रोटोकॉल के तहत हर मरीज का जो बुखार से आएगा या सांस की तकलीफ से आएगा, उसका सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने में हो सकता है 70-80% लोग जो एसिम्प्टोमेटिक है वो भी पॉजिटिव डिक्लेयर हो रहे हैं। और दूसरी बात है, नोटिफाइबल डिजीज है, तो ICMR की रिपोर्टिंग जाती है, तो तुरंत केसेज अब देखते हैं कि इस स्थिति में इतने केसेज बढ़ गए। तो हमें बहुत इसको समझदारी के साथ डिकोड करके समझना होगा कि क्या ये रिस्की है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो रही है, नहीं हो रही है, बेड भरे हैं, नहीं भरे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है, नहीं है, सांस में तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है। तो एसिम्प्टोमेटिक केसेज भी ओवर डिटेक्शन है, और संक्रमण, हल्के फुल्के संक्रमण से लोग निकल जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, इसलिए पैनिक ना करें। बिल्कुल एक्सपर्ट की मदद से ही आगे कोई भी कदम उठाए, पैनिक करके कदम ना उठाए। जी, लेकिन डॉक्टर अंशुमन कुमार, अगर देखें चूंकि 200 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है, अपने लेवल पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या बुजुर्गों की ज्यादा जान जा रही है या फिर युवाओं की ज्यादा जान जा रही है? और कोरोना घातक क्यों हो रहा है? अगर इतना ही था तो कोरोना जान ना लेता, इसके पीछे आप क्या वजह देख पा रहे हैं? देखिए, कोरोना की दूसरी लहर में जो जाने गई वो ऐसे व्यक्ति की गई जो बिल्कुल स्वस्थ थे और उनके लंग इंजरी से जान गई, मतलब डायरेक्टली कोरोना से जान गई। अभी जो जाने जा रही हैं, चाहे ओमिक्रॉन थर्ड वेव हुआ, चाहे अभी जो केसेस दिख रहे हैं, या तो ओल्ड एज है, वल्नरेबल पॉपुलेशन है, या उसके साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस है, मतलब कोई और बीमारी से जूझ रहा है इंसान और उसको ऑलरेडी हाशिए पे खड़ा था बीमारी के कारण और उसको कोरोना का संक्रमण भी हो गया और उसका सैचुरेशन डिप कर जाए, कुछ भी हो जाए, इसी कारण जान जा रही है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अभी भी हम लोग एहतियातन कह रहे हैं कि बहुत अर्ली स्टेज में पैनिक बटन दबा के इनको एक्सपर्ट की मदद जरूर दिलवाएं। बाकी जो व्यक्ति हैं जो होम आइसोलेशन में जा रहे हैं, उनके लिए फिक्स पैरामीटर्स हैं कि आप अपना SpO2 चेक करें, फीवर चेक करें, और अगर कोई तकलीफ लगती है तो तुरंत एक्सपर्ट को जाएं। वही प्रोटोकॉल अभी भी चलेगा। जी, डॉक्टर अंशुमन, मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि बहुत सारे सवाल हैं।
जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं और उनके जहन में भी कई सवाल आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ नीरज वशिष्ठ लगातार जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम की ब्यूरो चीफ हैं। नीरज, अगर बात करें, चूंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं बाकी जिलों की अपेक्षाकृत, लेकिन बात करें टेस्टिंग को लेकर, तो टेस्टिंग पर कितना फोकस है जिला प्रशासन का? कितनी टेस्टिंग पर कितनी पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, ये कोई आंकड़ा जिला प्रशासन ने अगर साझा किया हो तो? जी बिल्कुल, देखिए टेस्टिंग जो है वो संक्रमण के बाद डिसाइड की जाती है। मसलन जिस इलाके से ज्यादा संक्रमण बाहर आ रहा है वहां से ज्यादा टेस्टिंग की जाती है, और ऐसे में हाई राइज बिल्डिंग से ज्यादा संक्रमण बाहर आ रहा है तो उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा टेस्टिंग की जाती है। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो 1500 से 2000 के बीच में टेस्टिंग की जा रही है, 2500 तक टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है वैसे वैसे टेस्टिंग की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं जो बढ़ने वाला संक्रमण है इसको लेकर टास्क फोर्स जिला प्रशासन की भी मीटिंग हो चुकी है, और उसके अंदर ये डिसाइड किया जा चुका है कि तमाम जो टेस्टिंग से जुड़े लोग थे उन्हें वापिस बुलाया जाएगा, और जितने भी संक्रमित एरिया हैं जहां से संक्रमण बाहर आ रहा है वहां पे टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाएगा। जी डॉक्टर अंशुमन, टेस्टिंग को लेकर फिलहाल आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पूरे देश में? क्या टेस्टिंग को लेकर पहले जैसी स्थिति है, या फिर बीच में सरकारों ने भी, राज्य सरकारों ने भी ढील छोड़ दी थी, जिस वजह से हम ये मानने लगे थे कि कोरोना के केसेस तो अब कम हो रहे हैं बढ़ते दिनों के साथ, अब एक बार फिर से आ रहे हैं, तो क्या ये मानकर चलें कि सरकारों ने भी टेस्टिंग को बढ़ा दिया है, या फिर हमने बीच में ढिलाई बरत दी थी, इस वजह से कोरोना के केसेस हम कम देख पा रहे थे? जी, बीच में देखिए प्रोटोकॉल बना था कि किन किन को आरटीपीसीआर टेस्ट करना है, किन को नहीं करना है। और तीसरी लहर में आपने देखा भी होगा कि घर में एक व्यक्ति अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव होता था, बाकी के 4-5 व्यक्ति अगर संक्रमित होते भी थे, मतलब उनको लक्षण हो रहे होते, तो मान लेते थे सभी संक्रमित हैं और टेस्टिंग नहीं हुई। दूसरा, ओवर द काउंटर किट लेके टेस्टिंग ज्यादा हुई, जिसकी रिपोर्टिंग नहीं हुई, ये थर्ड वेव में देखा गया। तो उस समय प्रोटोकॉल चेंज हुआ था कि टेस्टिंग कम हुई थी। अब जो पहले कोरोना जब चालू हुआ था वैसी समस्या नहीं है कि टेस्टिंग किट की कमी है या सरकार को इस पे पाबंदी लगा सकती है, क्योंकि टेस्टिंग किट अवेलेबल है, और जितने ज्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना ज्यादा हमें सही अनुमान लगेगा, और प्रोटोकॉल या स्ट्रेटजी डिसाइड करने में, नीति निर्धारण करने में हमें आसानी होगी। इसलिए टेस्टिंग पे अब मुझे नहीं लगता कोई सरकार पाबंदी लगाएगी, और न लगानी चाहिए। टेस्टिंग फ्री फ्लो से होने देना चाहिए, तभी हमें सही नीति निर्धारण करने में मदद मिलेगी। जी, और एक दर्शक हमारे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर टेस्टिंग को लेकर जो बात कही जाती है फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, थर्ड वेव में, या फिर अब जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है XE वेरिएंट, तो टेस्टिंग के जरिए इन वेरिएंट्स को, इन सब वेरिएंट को पकड़ पाना, परख पाना कितना बड़ा चैलेंज हो पाता है, और कितना हम सटीकता से ये आंकड़ा बता पाते हैं? जी, जो थर्ड वेव में ओमिक्रॉन का BA.2 लीनियज था, उसमें एक F प्रोटीन ड्रॉप आउट एक चीज होती थी जो आरटीपीसीआर में बता देता था कि ये ओमिक्रॉन हो सकता है, तो हमें जेनोमिक सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन BA.1 और BA.3 लीनियज में जेनोमिक सीक्वेंस कराना पड़ता था। XE के साथ सेम है कि BA.1 और BA.2 का हाइब्रिडाइजेशन है, आरटीपीसीआर में टेस्ट में पॉजिटिव आता है। अगर आपको ये तय करना है कि XE वेरिएंट से ही आप संक्रमित हुए हैं, तो आपको जेनोमिक सीक्वेंस अभी भी कराना पड़ेगा, लेकिन उसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होगा। न ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज होगा, न आइसोलेशन प्रोटोकॉल चेंज होगा, न आगे कोई नीति निर्धारण में चेंज होगा। इसलिए अगर किसी एरिया में XE का जेनोमिक सीक्वेंस का सैंपल मिल गया, तो आप मान के चलिए उस एरिया में XE वेरिएंट से सभी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, सब में जेनोमिक सीक्वेंस की जरूरत नहीं होगी। आरटीपीसीआर सभी में करना चाहिए। जी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है टेस्टिंग में, तो वो अलग अलग लहरों में कितनी बार पॉजिटिव पाया जा सकता है, या फिर ये कितना संक्रामक उसके शरीर के अंगों के लिए हो सकता है, कितना घातक हो सकता है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने पूछी कि अगर व्यक्ति पहले भी संक्रमित हो चुका है तो इस बार उसके लिए कितना घातक हो सकता है उसके अंदरूनी अंगों के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, संक्रमण पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वेव या आगे आने वाले वेव में भी हो सकता है। उसका कारण क्या है? संक्रमण का टेस्ट का आधार जो है थ्रोट स्वैब लेते हैं, थ्रोट के अंदर से सैंपल लेते हैं, जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं। ये हो सकता है क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद IgA एंटीबॉडी नहीं बनता है जो थ्रोट में प्रोटेक्शन दे, इसलिए वायरस वहां पे जमा हो सकता है, आप टेस्ट में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अंदर IgG और IgM एंटीबॉडी जो शरीर में बनता है, जो आपके अंगों को
डैमेज नहीं होने देगा। इसलिए वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में यही फायदा है कि अगर दोबारा आप संक्रमित भी हो जाते हैं तो अंगों को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, ये तय है। इसलिए हम लोग हर समय कहते हैं वैक्सीन लें और बूस्टर डोज की जरूरत जिनको हो गई है उनको बूस्टर डोज लें, तभी आपका प्रोटेक्शन, अंगों का प्रोटेक्शन होगा। संक्रमण हो सकता है, आपकी जान को खतरा नहीं होगा। जी, लेकिन अगर बात करें डॉक्टर अंशुमन, चूंकि आपने शुरुआत में एक जिक्र किया था कि जान उनकी जा रही है जो पहले से अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, और देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें, देश के संदर्भ में देखें तो डायबिटिक पेशेंट और बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये जो समस्या है वो अब आम होती जा रही है। और देखा ही जा रहा है शुरुआती दौर से कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ है या फिर कम हो रखा है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या फिर डायबिटिक पेशेंट है, ऐसे लोगों की ज्यादा जाने जा रही है। और देश में तो ऐसे लोगों की जो संख्या है वो तो बहुत ज्यादा है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट जो उनको बहुत बड़ी संख्या में हार्ट अटैक आता है हर साल, ये संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो ये मानकर चलें कि अब ये मौत का आंकड़ा तो कभी रुकेगा नहीं और कोरोना भी कभी थमेगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो स्ट्रेन की विरुलेंस पावर, मतलब मारक क्षमता जो हम देखते हैं, डेल्टा की जितनी मारक क्षमता थी ओमिक्रॉन की उतनी नहीं है। संक्रामक क्षमता बढ़ गई। एक्सी भी उसी का एक हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी भी संक्रामक क्षमता ज्यादा है लेकिन मारक क्षमता कम है। तो डेल्टा जितना डैमेज कर सकता था उतना नहीं कर रहा है। दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देश में दिन प्रतिदिन, जो कि एक अलग चिंता का विषय है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, कैंसर, ये 4 बीमारियों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो बहुत चिंता का विषय है। अलग से चर्चा करनी चाहिए इस पे। इसके केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो अनकंट्रोल्ड ग्रुप है, मतलब डायबिटीज है कंट्रोल में नहीं हो, हार्ट अटैक हाल में हुआ हो, हाइपरटेंशन कंट्रोल में, बीपी नहीं हो, इनमें ज्यादा खतरा होगा। और जिनके केसेस कंट्रोल में है, मतलब शुगर कंट्रोल में, बीपी कंट्रोल में हो, हार्ट अटैक से निकल चुके हो या तो दवा पे हैं, जैसे भी कंट्रोल में है, इनको खतरा कम होगा। तो इसलिए इनको 2 ग्रुप में आप कर दें। इसलिए जो रिस्क ग्रुप है उनको ज्यादा एहतियात रखना पड़ेगा। और दूसरा, ये बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया कि इन केसेस को कम करना हमें चाहिए। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनके केसेस इसके कारण आपके वातावरण में मौजूद हैं, आपके खान पान में मौजूद हैं, और इसको कंट्रोल करने में सरकार का ही हाथ होगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जी, डॉक्टर अंशुमन, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और फैक्टर से आपने अवगत करवाया है। और एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं कि दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। तो दिल्ली से हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल दिल्ली सरकार कोरोना के पॉजिटिविटी रेट को कम करने के लिए अब क्या प्रयास कर रही है, किस रणनीति पर काम कर रही है? क्योंकि दिल्ली में देखा जा रहा है बहुत तेजी के साथ कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। बिल्कुल यश, देखिए दिल्ली सरकार इसको लेकर काफी कंसर्न है और सभी स्कूलों को एडवाइजरी जारी किया जा चुका है और अब जल्द ही पाबंदियों का दौर शुरू होगा। जो अभी आकलन है, आज मंडे है, इसको लेकर बैठकें भी कई जगह हो रही हैं और कोरोना को लाइटली न लिए सरकार, और इसको किस तरह से सभी प्रबंधन, जितने भी संस्थान हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, इसको लेकर कितने बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर काफी सीरियस हैं और इस पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। जो रिपोर्ट आई है अलग अलग तरह से सरकार के पास, उसके सबने यह सिफारिश की है कि एक बार फिर मास्क को अनिवार्य किया जाए और एक छोटी सी पाबंदी की शुरुआत की जाए। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं और उसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर पे पड़ रहा है, तो उससे साफ लग रहा है कि जिस तरह से मल्टीपल ये केसेज बढ़ते हैं तो वो दिन दूर नहीं। अगर इस महीने के लास्ट तक हम कहें तो पूरा दिल्ली एनसीआर कोरोना के चपेट में आ जाएगा। तो संभवतः माना जा रहा है कि 20 अप्रैल से पाबंदियों का दौर शुरू होगा और खासकर दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता को लागू किया जाएगा। जी डॉक्टर अंशुमन, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लेवल पर ये मानते हैं कि राज्य सरकारों ने जो ये फैसला लिया कि मास्क की अनिवार्यता अब नहीं है, जरूरत नहीं है, ये फैसला क्या गलत साबित हो रहा है? क्या ये फैसला गलत लिया गया था, इसी वजह से भी ये जो परिस्थिति बन रही है कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, कोरोना के केसेज 100% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, कर्नाटक की बात हो या फिर दक्षिण के किसी भी राज्य की बात हो? देखिए, हेल्थ स्ट्रेटजी हर समय डायनेमिक स्ट्रेटजी होती है। जिस समय ये फैसला लिया गया उसमें केसेस डाउन थे इन जनरल का मतलब ये है कि जो रूटीन सर्जरी हम लोग करते हैं उसमें आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे थे, उसमें भी केसेस डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। तो उसमें मास्क, क्योंकि मास्क आपका रूटीन नहीं है, लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो ढील देने से
एक हेल्थ स्ट्रेटजी के तहत ये माना जाता है कि अगर अभी केसेज अगर बढ़ेंगे तो सरकार अगर पाबंदी लगाएगी, मास्क के लिए कहेगी, तो पब्लिक इजिली एक्सेप्ट कर लेगी। उसको ये नहीं लगे पिछले 2.5 साल से आपने मास्क में बंद किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि कोरोना के वेव जैसे आप कहते हैं, तो अगर समुद्र है तो लहरें तो निकलेंगी जी। कोरोना आपका एंडेमिक हो चुका है, कंट्री में वायरस है और रहेगा। 1918 में स्पेनिश फ्लू का वायरस आया था, आज 2022 है, आज तक आपके वातावरण में मौजूद है, लेकिन उसके केसेस कम होते जाते हैं, मारक क्षमता कम होती जाती है और आपको कॉमन कोल्ड बोल के उसको छोड़ देते हैं। सिमिलरली कोरोना का लहर दर लहर, इसके केसेस कम होंगे, नंबर कम होंगे, मारक क्षमता कम होगी, संक्रमक क्षमता कम होगी, और ये लेकिन आपके बीच में लहर देगा। इसलिए किसी भी नीति को ये बताना कि बिल्कुल गलत नीति हुई, ऐसा नहीं है। जिस समय जो उचित होता उसमें किया जाता, जिसमें हटाना था हटाया, जिसमें अभी लगाना है उसमें लगा दिया जाएगा। जी, और बात करें चूंकि देश में 186 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिसमें पहली और दूसरी डोज और बूस्टर डोज का आंकड़ा शामिल है। लेकिन अगर बात करें चूंकि वैक्सीनेशन होने के बाद, लगने के बाद कोरोना के ट्रांसमिशन की पावर कितनी रह जाती है और कितनी तेजी के साथ ट्रांसमिशन होता है, जो रिपोर्ट आ रही है, इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके आधार पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें फर्स्ट वेव का भी तजुर्बा है, सेकंड वेव का भी तजुर्बा है और थर्ड वेव का भी तजुर्बा है। जी देखिए, जब फुल्ली वैक्सीनेटेड, हम 2 डोज लगने के बाद कहते हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड जी, अगर 9 महीने का गैप हो गया तो बूस्टर डोज लग जाए तो अच्छा रहेगा। तो 2 डोज लगने के बाद अगर कोरोना का ट्रांसमिशन एक वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन से, एक इंसान जो दोनों डोज लिया हुआ उससे दूसरे इंसान में जाता है जो दोनों डोज लिया हुआ है, तो कोरोना 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है। एक, एटेन्यूएट हो जाए, मतलब इसकी मारक क्षमता कम हो जाए, मतलब कमजोर पड़ जाए वायरस। दूसरा, ये इम्यून सिस्टम को चकमा देना सीख लेता है जी, क्योंकि एक बॉडी में इम्यूनिटी मिली, दूसरी बॉडी में इम्यूनिटी मिली, अब ये अपने को कैसे रेप्लिकेट करे इसका तरीका निकालता है। इसी का एक नतीजा था स्टिल्थ ओमिक्रॉन, मतलब चकमा देने वाला ओमिक्रॉन। उसी का एक थोड़ा सा पोर्शन भी एक ईद लेके पैदा हुआ है, इसमें भी चकमा देने की कैपेसिटी है। ये वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मारक क्षमता इसकी नहीं बढ़ रही है। इसकी संक्रमण क्षमता बढ़ी जरूर है, मारक क्षमता नहीं बढ़ी, इसलिए जान हताहत की गुंजाइश नहीं है। वैक्सीनेशन पे अभी भी हम लोग जोर दे रहे हैं कि कुछ अभी भी पॉपुलेशन है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया है, वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो चेन को तोड़ने में मदद नहीं कर रहे हैं और वैक्सीन लेने को अभी भी तैयार नहीं है, तो वो वैक्सीन जरूर लें, यही हम गुजारिश करेंगे। जी, हमारे साथ लगातार सुशील भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता। सुशील, अगर बात करें, चूंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर हैं, दिल्ली की सड़कों पर लोगों से बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि लोग इस कोरोना काल में, संकट काल में कितना सीरियस हैं। अगर बात करें, चूंकि देश भर में अब चर्चा चल रही है, जो पाबंदियों का दौर है एक बार फिर से लौटने वाला है, खासतौर पर दिल्ली, हरियाणा में या फिर अन्य सभी राज्यों में जहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन इन खबरों का असर आम जनता पर कितना पड़ रहा है? लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, देखिए यश, सरकार ने मास्क की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी और उसके बाद किसी भी तरह की कोई बंदिशें नहीं थी। यही वजह थी कि चाहे वो बाजार हो, मार्केट हो या फिर कोई फंक्शन हो, वहां पे बेधड़ल्ले से लोग बेधड़क होकर बिना मास्क, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के वहां शिरकत करते थे, जाते थे, चाहे वो अस्पताल हो या कहीं। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ये वायरस है, तो ये वायरस उन जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था वहां वो शिरकत किया और वैसे करके वो बढ़ना शुरू हो गया और केसेज बढ़ रहे हैं। आज हालात ये हैं कि 1000 के आसपास केसेज हैं, पॉजिटिव केसेज, और जो दिल्ली सरकार है वो पूरे, अगर दिल्ली का आकलन किया तो करीब 65,000 के आसपास बेड तैयार कर दिए है। दिल्ली सरकार का आंकड़ा है और सरकार अपने तरफ से कह रही है कि ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग तैयार है, सरकार तैयार है, स्वास्थ्य विभाग तैयार है और 65,000 बेड की व्यवस्था कर दी गई है। तो इससे साफ लग रहा है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं भयभीत जरूर है और सबको आशंका है कि जिस तरह से ये केसेज बढ़ रहे हैं उस तरह से साफ लग रहा है कि जून आते आते बिल्कुल भयावह स्थिति हो जाएगी अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया। और इसी के को लेकर बैठकें भी हो रही हैं, अलग अलग लोगों से, कंसर्न लोगों से रिपोर्टें भी मंगाई जा रही हैं और सबने रिपोर्ट में यही कहा है कि अब एक बार फिर जरूरत है कि बंदिशें लगाई जाए, पाबंदियां लगाई जाए ताकि कोरोना पर अंकुश लगाया जा सके।
ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। डॉक्टर अंशुमन कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कोरोना फिर से लौट आया है, ऐसे में सबसे बड़ा मूल मंत्र और हथियार के तौर पर एक ही चीज हमेशा काम आती है, आप सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। आप लगातार देखते रहें हरियाणा न्यूज।